एक छोटी सी किराने की दुकान भाग 2। ये सारा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे राहुल को सलोनी से ऐसी कोई बात करते हुए सुना जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने पहले ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, ऐसे तो नहीं चल सकता। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही तो हम ये सब नहीं कर सकते। मेरे बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये करना है। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मेरी बेटी ने कहा, सिर्फ 2-4 हफ्ते की तो बात है, फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था यह सब? यह दोनों किस के बारे में बात कर रहे थे? मुझे तो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह मेरी फिर से धोकर छत पर सुखा दी और आज तो उलट रही थी। मैंने उसे जब पूछा कि क्या हो गया है तुझे, तब वह घबराते बोली, अचानक ही मुझे घबराहट हो रही है। मैंने अब सख्त मिजाज से कहा, क्या मतलब है तेरा इस बात का, और इस घबराहट की क्या वजह है? और तुम बार बार यह चादर क्यों धो रही हो? क्या छुप हो तुम मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसा कोई भी काम किया जिससे मेरी और तुम्हारे पिता का इज्जत दांव पर लग रही हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा कि माँ, यह आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? और अगर मैंने ये चादर धो दी है तो क्या हुआ? चादर गंदी थी, बस इसलिए धो दी। आपको पता है न, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। बस तो अब इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मेरे सामने इस तरह बात कर रही थी, इसलिए मैंने उसे के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। जैसे उसके शरीर से सारा खून बह गया हो। उसे के चेहरे पीला पड़ गया था। मैं फिर से बुलाया तो डॉक्टर ने वही बात दोहराते हुए कहा कि मैं आराम करने के लिए कहा था। तो फिर से इतनी कमज़ोरी कैसे आ गई? उन्होंने बताया कि अब
आप इस मामले को गंभीरता से लेने नहीं तो आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अचानक इस तरह बेहोश हो सो जाना और इतनी देर तक बेहोश रहना कोई छोटी बात नहीं है। आज डॉक्टर ने ये सब सख्ती से कहा था। फिर जब सलोनी को होश आया तो मैं उसे कहा कि अब अगर कोई भी काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद जब दोबारा उसके कमरे में गई तो वो जो कर रही थी वह देखकर मैं हैरान रह गई। वह फिर से चद्दर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि वो जो भी कर रही थी वह कोई मामूली बात नहीं थी। वो बेहोशी से उठने की चद्दर धोने लगती थी। ये सब क्या हो रहा था? जब से मेरा बेटा के कमरे में सोने लगा था तब से ही वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी हो रही थी। राहुल वैसे तो उसकी सौतेला भाई था, लेकिन दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते खेलते बड़े हुए थे। उन्होंने दोनों का रिश्ता तो सगे भाई बहन से बढ़कर था। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन व दिन क्यों बिगड़ती जा रही थी? मैं रोती रही और सोचती रही, यह क्या हो रहा है? एक महिला तो तब कमज़ोर होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। अगले ही दिन उसने फिर चद्दर धोकर छत पर सुखा दी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी। शायद वो जानना चाहती थी कि कहीं मैं उसे देख तो नहीं लिया। इस बार मैं ये सब किचन की खिड़की से देख रही थी। और फिर वो वापस अपने कमरे में गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई है और उसने अपने ऊपर चद्दर ले ली ताकि मुझे कुछ पता न चले। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर मैंने उसे दवा दी और नाश्ता कराया। मैं बहुत चिंतित था। दुकान ठीक से चल नहीं रही थी और ऐसा तो घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये बात मैंने मेरे बच्चों को कभी नहीं बताया, यहाँ तक कि राहुल को भी नहीं, कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा था। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ खिलाएं। मैं अब बहुत ही परेशान हो गई थी। ये सारा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे राहुल को सलोनी से ऐसी कोई बात करते हुए सुना।
जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने पहले ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, ऐसे तो नहीं चल सकता। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही तो हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब करना है। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता चल गया है न, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मेरी बेटी ने कहा सिर्फ 2-4 हफ्ते की तो बात है, फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था यह सब? यह दोनों किस से बारे में बात कर रहे थे? मुझे तो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह मेरी बेटी ने फिर से चद्दर धोकर छत पर सुखा दी और आज तो उल्टियाँ भी कर रही थी। मैंने उसे जब पूछा कि क्या हो गया है तुझे, तब वह घबराते हुए बोली, अचानक ही मुझे घबराहट हो रही है। मैंने अब सख्त मिजाज में कहा, क्या मतलब है तेरा इस बात का और इस घबराहट की क्या वजह है? और तुम बार बार यह चद्दर क्यों धो रही हो? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसा कोई भी काम किया जिससे मेरी और तुम्हारे पिता का इज्जत दांव पर लग रही हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा कि माँ, यह आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? और अगर मैंने ये चद्दर धो दी है तो क्या हुआ? चद्दर गंदी थी, बस इसलिए धो दी। आपको तो पता है न, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। बस तो अब इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मेरे सामने इस तरह बात कर रही थी, इसलिए मैंने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक राहुल आ गया और बोला कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने शालोनी पर हाथ क्यों उठाया? तब मैंने उसे कहा कि हाँ, मैं उसे मारा है और ऐसा मुझे पहले ही करना चाहिए था। तुम बीच में दखल मत दो। और फिर मैं राहुल को वहाँ से
जाने के लिए बोल दिया और वह वहाँ से चला गया। मैं अभी तक मामले की तह तक भी नहीं पहुँच पाई थी। फिर भी पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे मन में जो चल रहा था मैं वहीं बोले जा रही थी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कर दिया। फिर अचानक रात मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। वो इस समय क्या कर रहे थे? इस वक्त तो उनको सो जाना चाहिए था। जब मैं कमरे से बाहर गई तो वो बात कर रहे थे। मेरा बेटा किसी से बात से बहुत खुश होकर सालोनी से कह रहा था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तभी मेरी बेटी कहने लगी कि हाँ, मैं भाग्यशाली तो हूँ, लेकिन कल जब मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी तो मुझे देखकर माँ बहुत परेशान हो गई। कब तक ऐसे ही झूठ बोलना पड़ेगा? बेटे ने कहा, बस कुछ दिन और ये सब चलने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और आज मुझे कर रहा था नहीं गया और मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। दरवाज़ा अंदर से बंद करने के कारण क्या हो सकता था, ये जानने के लिए मैं बार बार दरवाज़ा खटखटाना लगी। लेकिन इतना खटखटाने के बाद भी उन्हें दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लग गया। मैंने उसे पूछा कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों लगी, तो उन्होंने कहा कि हम सो गए थे, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब मेरे सवालों की बारिश शुरू हो गई थी। झूठ पर झूठ बोलो, तुम दोनों जगे रहे थे। मैंने अपनी आँखों से देखा तुम दोनों को बात करते हुए। सच सच बता दो, बात क्या है? दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे कि हम सो चुके थे और सच बताने से मुकर गए थे। मैं उन दोनों की हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मुझे हैरान करने में एक और बात जड़ गई थी। जब एक दिन मैंने मेरी बेटी के कंधे पर नाखून के निशान देखे, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये सब
क्या हो रहा था। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे छुरी लग गई, लेकिन अगर छुरी लगती तो निशान उंगली पर होते, कंधे पर नहीं। कोई तो ऐसी बात थी जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी। कभी वो बेहोश हो जाती तो कभी बेहोश की हालत से उठकर चद्दर धो देती थी और अब उसके शरीर पर ये अजीबोगरीब निशान। मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, पर हालात मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया। पर ये सब मेरी ही गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जवान लड़के और लड़की को एक ही कमरे में एक साथ नहीं सोने देना चाहिए था। सारी गलती मेरी ही थी कि मैं ऐसा किया। मुझे इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। राहुल था तो सलोनी का सौतेला भाई। सगा भाई सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं और फिर नियत बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं फिर मैं क्यों सौतेले भाई बहन को एक ही कमरे में एक साथ सोने के लिए कहा। सब मेरी ही गलती थी। अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो परेशानी में हमें ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।